हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीटेट कक्षा 6 to 8 पेपर 2 29 दिसंबर 2021 को हुए एग्ज़ाम में सामाजिक अध्ययन से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बताना है आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में। जो हड़प्पा सभ्यता थी उस नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जहाँ पर जो कथन दिया वो सत्य है। ठीक है, यहाँ पे पहला जो कथन दिया हुआ है, लोथल में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ यज्ञ किए जाते होंगे। कथन बी है, कालीबंगा में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि लोथल में आपको अग्निकुंड मिले हैं जहाँ यज्ञ किए जाते थे, ये बात सही है। और कालीबंगा में भी देखेंगे कि जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों का दोनों कथन सत्य है, ए और बी यहाँ पे दोनों कथन सत्य है। ठीक है, कालीबंगा वैसे आपको देखेंगे तो ये राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे इधर स्थान दिया हुआ है और इधर आपका राज्य दिया हुआ है। कौन सा स्थान किस राज्य से संबंधित है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे भीमबेटका, तो ये आपका ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, राजगृह ये आपको देखने को मिलेगा आपको बिहार में, है ना, बिहार में। जबकि इनाम गांव आपको देखने को मिलेगा आपको महाराष्ट्र में, इनाम गांव महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। और ब्रह्मगिरी ये कर्नाटका में है। ठीक है, तो ए का 4 आप देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है, ये दोनों हटा दीजिए। और बी का 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे सही लग रहा है। सी का 1 यहाँ पे थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अल इदरीसी और उसके द्वारा बनाए गए मानचित्र के संदर्भ में सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन में है कि वह एक फारसी भूगोलवेता थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे ये फारसी नहीं है। ठीक है, फारसी नहीं थे, ये एक अरब के थे, अरबी भूगोलवेता थे, फारसी नहीं थे। ठीक है, ये तो गलत हो गया। इसके बाद है जगहों के नाम अरबी में चिन्हित हैं। ठीक है, बात सही है, अरब के थे, तो अरब के थे ये भूगोलवेता जो थे ये अल इदरीसी, तो अरब में चिन्हित किया था, तो ये सही है। बाकी देखेंगे सी में कि श्रीलंका ऊपर की ओर उत्तर भारत के नीचे की ओर दिखाई पड़ता है। श्रीलंका ऊपर की ओर उत्तर भारत के नीचे की ओर दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये भी कथन यहाँ पे सही है। जब देखेंगे क्लास 7 का जब हिस्ट्री का जब बुक देखेंगे, चैप्टर नंबर 1 उठाएंगे आप, तो देखेंगे ये आपका जो वहाँ पे चित्र दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कथन सही है। तो यहाँ पे देखेंगे बी और सी कथन सही दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही है वो है आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बात करें हम कि ये नक्शा बनाया कब था, तो ध्यान रखेंगे ये नक्शा जो बनाया गया था ना वो 1154 में बनाया गया था। कब? 1154 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। शासकों द्वारा मंदिर और मस्जिदों का निर्माण किया गया। ठीक है, क्यों किया गया, तो ऑप्शन दिया हुआ है कि भगवान के साथ अपनी घनिष्ठता प्रमाणित करने के लिए, शक्ति और वैभव प्रदर्शन करने के लिए, पुजारी वर्ग को संतुष्ट करने और उनका समर्थन पाने के लिए। तो बताना है कि जो शासक वर्ग थे उस समय मंदिर और मस्जिद का निर्माण क्यों किया था, क्या कारण था। ये भी सी तीनों से कथन को आपको सही चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहला कि ये भगवान के साथ अपनी घनिष्ठता प्रमाणित करने के लिए, तो ये बात सही है। ये दिखाने के लिए कि उनका जो भगवान के साथ जो उनकी जो घनिष्ठता है वो ज़्यादा है, ये प्रमाणित करने के लिए मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण किया था इन लोगों ने, शासकों ने, ये सही है। जबकि शक्ति और वैभव प्रदर्शन करने के लिए, अपनी शक्ति दिखाने के लिए भी उसमें के जो शासक वर्ग थे वो मंदिर और मस्जिद का निर्माण किए थे। ठीक है, पुजारी वर्ग को संतुष्ट करने के लिए नहीं किए थे, ये बात गलत है। तो यहाँ पे ए और बी सिर्फ सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है, आदिवासियों के मामले में ब्रिटिश शासन की भूमिका पर दिए गए 2 कथन ए और बी पर विचार करना है आपको। किस बारे में? आदिवासियों के मामले में ब्रिटिश शासन की भूमिका क्या थी। पहला है, ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कार्यों और अधिकारों में काफ़ी बदलाव आया। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कार्यों और अधिकारों में काफ़ी बदलाव आया। बी ऑप्शन में है कि आदिवासी मुखियाओं को गांवों के समूह में अपनी ज़मीनों का अधिकार मिला और साथ में शासकीय शक्ति भी बनी रही। तो यहाँ पे देखेंगे जो पहला ऑप्शन है ये सही है। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कार्यों और अधिकारों में काफ़ी बदलाव आया। अधिकार छीने गए थे, कार्य में उसमें बदलाव देखने को मिले थे। ठीक है। बी ऑप्शन में देखिए कहा गया है कि आदिवासी मुखियाओं को गाँवों के समूह में अपनी ज़मीनों का अधिकार मिला। अधिकार मिला नहीं, या तो छीन लिया गया था, है ना। देखेंगे कि जंगलों से अंदर जाने से, प्रवेश करने से मना किया गया, है ना। और साथ में बोला है कि शासकीय शक्ति बनी रही, तो शासकीय शक्ति बनी रही ये भी बात गलत है। ठीक है, ये सब कुछ छीन लिया गया था आदिवासी लोगों से, तभी तो उन लोगों ने तो अंग्रेज़ों के खिलाफ उनका आक्रोश होता, विद्रोह भी किया था आदिवासी लोगों ने। तो बी गलत है, ये यहाँ पे सही है, केवल ये यहाँ सही होगा। नेक्स्ट है, दृढ़ कथन ए दिया हुआ है, मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। मुगल जो थे वो ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। कारण है, उत्तराधिकार में वे सहद्याद की प्रथा को अपनाते थे। सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका कि यहाँ पे ए और बी दोनों कथन सही है। ठीक है, विश्वास नहीं करते थे मुगल। ठीक है, मुगल इस पर विश्वास नहीं करते थे ज्येष्ठाधिकार पर, जबकि ये प्रथा को अपनाते थे, सहद्याद प्रथा को अपनाते थे। तो ये सही है। ठीक है, ये दूसरे को व्याख्या पे नहीं कर रहा, तो सिर्फ यहाँ पर ए और बी सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे सहद्याद की प्रथा वो अपने नहीं अपनाते थे। ठीक है, ज्येष्ठाधिकार का भी ये सहद्याद जो है ये प्रथा है, इसको अपनाते थे, ज्येष्ठाधिकार को नहीं अपनाते थे। ज्येष्ठाधिकार के बदले में बजाय उन्होंने सहद्यायकी विरासत को मुगल और तैमूर प्रथा का पालन करते थे और सभी बेटों के बीच अपनी संपत्ति का विभाजन करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी सही है। नेक्स्ट है, भारत में औपनिवेशिक काल में जनजातियों के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार कर सही का पहचान करें। ठीक है, पहला दिया है, ब्रिटिश राज में जनजातियों के बीच में परिवर्तन नहीं हुआ। ब्रिटिश राज में भी जनजातीय क्षेत्रों का जनजातीय मुखियाओं द्वारा प्रबंध किया जाता था। सी ऑप्शन में है कि जनजातीय मुखिया अपनी पारंपरिक भूमिका निभा पा रहे थे। जनजातीय मुखिया अपनी पारंपरिक भूमिका नहीं निभा पा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका सिर्फ बी, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ बी ऑप्शन सही है कि ब्रिटिश राज में भी जनजातीय क्षेत्रों का जनजातीय मुखियाओं द्वारा प्रबंध किया जाता था। ये बात सिर्फ सही, बाकी यहाँ पे ए और बी सी गलत है। एक्चुअली में देखेंगे इसका जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये 4 ऑप्शन जो है ना, ये ऑप्शंस यहाँ होने चाहिए थे और ये ऑप्शंस यहाँ पे होने चाहिए थे। तो यहाँ पे आंसर देखेंगे कि सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, ये 37 के लिए बी ऑप्शन सही होता। और इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर है इसका, ठीक है, इस आंसर जो 36 का है उसका आंसर हो जाता कि दोनों सही है, व्याख्या ये की नहीं है, तो इस वहाँ भी ये 2 आंसर हो जाता। ठीक है, 36 का यहाँ पे 2 आंसर होता और 6 है उसका आंसर 2 और 37 का जो आंसर होता ये होता ए और बी दोनों, केवल बी। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन आगे पीछे हो गया है। नेक्स्ट है, अभिकथन ए 1857 के विद्रोह के बाद गोरखा, सिखों, पठानों और दक्षिण भारत में से ज़्यादा या अधिक सिपाही भर्ती किए गए। कथन है कि 1857 के विद्रोह के बाद गोरखा, सिखों, पठानों और दक्षिण भारत में से ज़्यादा या अधिक सिपाही भर्ती किए गए। कारण था, ये सिपाही ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति निष्ठावान थे और इन्हें बगावत में भाग नहीं लिया था। सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो पहला कथन है ये गलत है कि 1857 के विद्रोह के बाद गोरखा, सिखों, पठानों और दक्षिण भारत में से ज़्यादा अधिक से अधिक सिपाही भर्ती किए गए। ये बात गलत है। यहाँ तक बात ये सच है कि अनुपात तो इसका कम किया गया था, ना कि बढ़ाया गया था। ठीक है, ब्रिटिश शासन के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम किया जाएगा और यूरोपीय सैनिकों का संख्या बढ़ाई जाएगी।
और यह भी निर्णय लिया गया था साथ में कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सैनिकों की भर्ती के बजाय गोरखाओं, सिखों और पठानों में से अधिक सैनिकों की भर्ती की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि बी ऑप्शन भी यहाँ पे देखेंगे गलत हो जाएगा कि ये सिपाही ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति निष्ठावान थे और इन्हें बगावत में भाग नहीं लिया। बगावत में भाग नहीं लिया, लिया था भाग, ठीक है, नहीं लिया था गलत है इसका मतलब। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो दोनों गलत है, ए और बी दोनों गलत है यहाँ पे। फोर्थ ऑप्शन यह सही है। नेक्स्ट है, इस तरह की चित्र शैली में भारत को एक ऐसे अनूठे भूप्रदेश के रूप में चित्रित किया जाता था जिसके ब्रिटिश कलाकार सेनानियों को पड़ताल कर रही थी। सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि चित्रोपम लैंडस्केप पेंटिंग की एक शैली थी जिसमें भारत को एक विचित्र भूमि के रूप में चित्रित किया गया था जिसे यात्रा करने वाले ब्रिटिश कलाकारों द्वारा खोजा जा सकता था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और थॉमस डेलियन जो थे और उनके जो भतीजे विलियम्स डेनियल थे इस परंपरा के भीतर चित्रित करने वाले कलाकारों में सबसे प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है, थॉमस डेलियन, नाम याद रखिएगा, थॉमस डेनियल। ये प्रसिद्ध चित्रकार थे उस समय के। ठीक है, नेक्स्ट है, परमहंस मंडली का गठन खालिस्तान उन्मूलन के लिए हुआ था, समाप्त करने के लिए हुआ था। किसका? सती प्रथा, जाति प्रथा, बाल विवाह या प्रतिष्ठा के लिए हत्या। तो यहाँ पे देखेंगे कि बम्बई में परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए काम करने के लिए की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका जाति प्रथा। ठीक है, परमहंस मंडली का जो गठन हुआ था कब? 1840 में। जाति प्रथा को खत्म करने के लिए ये लाया गया था। ठीक है, बाकी इसकी शुरुआत दुर्गाराम मेहता जी किए थे, ददोबा पांडुरंगा थे और उनके दोस्तों के एक समूह ने किया था। ये इसको ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, श्री नारायण गुरु के द्वारा जाति समानता की मांग का आधार था। श्री नारायण गुरु के द्वारा जाति समानता की मांग का आधार क्या था? पहला कथन ये में है कि उनकी जनजातियों के निर्दिष्ट कार्यों से बाहर काम के अवसरों की मांग करने के लिए। तो ये गलत है। यह विश्वास कि सारी मानव जाति एक जाति से संबंधित है, ये बात सही है। ठीक है, उनकी जाति समानता की मांग का जो आधार था वो यही था कि यह विश्वास कि सारी मानव जाति के एक जाति से संबंधित है। ठीक है, यह विश्वास था उनको, यह विश्वास है कि सारी मानव जाति एक ही जाति से संबंधित है। और मेरा भी शायद पर्सनली यही मानना है कि हम सभी मानव एक ही जाति से बने हैं। ठीक है, तो सभी जाति समानता सबकी एक है, कोई बड़ा कोई नीचा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबको समान जीने का अधिकार मिलना चाहिए। सी में है, व्यक्ति के सामाजिक स्तर पर वृद्धि के लिए पश्चिमी शिक्षा तथा उसका प्रावधान करने का। तो यहाँ पे ये भी सही नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन वाला सही है। ठीक है, तो केवल 2 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, अवधि कथन ए में है कि अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को किसानों से लचीले रूप से लगान इकट्ठा करना होता था तथा कंपनी को अस्थायी राजस्व देना होता था। कथन आर है, लगान को लचीला बनाने के पीछे कंपनी की सोच थी कि यह जमींदारों के भूमि को बेहतर बनाने के लिए खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। सही विकल्प का चयन करना है आपको। आप देखेंगे कि अस्थायी जो बंदोबस्त होता है ये 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, उसी के द्वारा शुरुआत की जाती है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, कथन जो दिया हुआ है कि अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को किसानों से लचीले रूप से लगान इकट्ठा करना होता था। ठीक है, ये लचीले की बात गलत है। तथा कंपनी को अस्थायी राजस्व देना होता था, ये बात गलत है। यहाँ पे लगान को लचीला बनाने के पीछे कंपनी की सोच थी कि यह जमींदारों को भूमि को बेहतर बनाने के लिए खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, तो यही बात गलत है। तो यहाँ पे दोनों का दोनों कथन यहाँ पे गलत दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और आर दोनों गलत है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि आप एक नरमपंथी नेता होते, ठीक है, नरमपंथी और एक गर्मपंथी दो दल थे, यदि आप एक नरमपंथी नेता होते तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाते? बात कर रहे हैं हम लोग नरमपंथी के नेता के बारे में। तो ये ऑप्शन में है कि अन्यायपूर्ण शासन के विरुद्ध जनता में जागरूक विकसित करने
करते, ठीक है। अन्यायपूर्ण शासन के विरुद्ध जनता में जागरूक विकसित करते। बी में है कि ब्रिटिश संस्थानों तथा वस्तुओं का बहिष्कार करते। जनता की राय को प्रभावित करने के लिए देश के विभिन्न विभागों में अपने प्रतिनिधि भेजते। सही विकल्प का चयन करना है। जब नरमपंथी नेता के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो नरमपंथी ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण प्रकृति के बारे में जन जागरूकता विकसित करना चाहते थे। उन्होंने समाचार पत्र प्रकाशित भी किए, लेख लिखे और दिखाया कि कैसे ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक बर्बादी की ओर ले जा रहा था। उन्होंने अपने भाषण में ब्रिटिश शासन की आलोचना भी की और जनमत जुटाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में प्रतिनिधियों को भी भेजा। तो ये जब बारे में पढ़ेंगे नरमपंथी बारे में, तो देखेंगे जो कथन यहाँ पे 1 है कि अन्यायपूर्ण शासन के विरुद्ध जनता में जागरूकता विकसित करते, तो बात सही है। ब्रिटिश संस्थानों तथा वस्तुओं का बहिष्कार करते, तो ऐसा नहीं था, नरमपंथी ये नहीं कर रहे थे, ठीक है। और जनता की राय को प्रभावित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजते। तो जाहिर सी बात है कि नरमपंथी नेता क्या कर रहे थे, अपने प्रतिनिधि को गाँव-गाँव में या फिर अपने देश के विभिन्न भागों में भेज रहे थे। तो ये भी आप काम करते, तो यहाँ पे ये और सी काम करते। ये बहिष्कार और वस्तुओं का बहिष्कार, ये काम था किनका, ये था गर्मपंथी दल वाले लोगों का, ठीक है। तो ये और सी यहाँ पे सही दिख रहा है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की अस्थियाँ प्रवाहित की गई थी कहाँ पे, अहमदाबाद में, इलाहाबाद में, दिल्ली में या फिर पोरबंदर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि महात्मा गांधी की जो मृत्यु होती है कब होती है, 30 जनवरी 1948 को, 78 वर्ष की आयु में होता है इनकी मृत्यु, ठीक है। तो बिरला हाउस तो जानते होंगे, है ना, बिरला हाउस जानते हैं, अब गांधी स्मृति के नाम से जाना जाता है वो जगह, तो उसी परिसर में उनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। और उनकी जो अस्थियाँ हैं पूरे देश और समुद्रों में विसर्जित कर दिया गया था। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका इलाहाबाद, ठीक है। महात्मा गांधी की अस्थियाँ प्रवाहित की गई थी कहाँ पे, इलाहाबाद में, ठीक है। वैसे देखा जाए तो उनकी जो अस्थियाँ थी वो पूरे देश की नदियों और समुद्रों में विसर्जित की गई थी, लेकिन मुख्यतः इलाहाबाद इसमें आंसर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है, तो ये है शुक्र ग्रह, ठीक है। कल के लेक्चर में मैंने बताया था, ठीक है, कि दोनों शुक्र और पृथ्वी को जुड़वा ग्रह कहते हैं क्योंकि दोनों को आकृति और जो आकार है वो लगभग पृथ्वी के समान ही है, ठीक है। और ये सबसे गर्म ग्रह भी है, ये भी मैंने कल बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है, मंगल ग्रह को यहाँ पे क्या बताया था कल, याद है, लाल ग्रह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सूची पर विचार करना है आपको। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तापी और महानदी निम्नलिखित में सूची में से कौन सा एक दूसरे से भिन्न है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तापी, बताना इसमें से कौन सा एक दूसरे से भिन्न है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कृष्णा नदी के बारे में, तो ये सभी लगभग प्रायद्वीपीय नदी हैं, है ना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। और साथ में देखेंगे ये कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती हैं, है ना, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जबकि तापी देखेंगे ये अरब सागर में जाकर के प्रवाहित होगी, विसर्जित करती हैं अपने आप को। तो कौन सा अलग हो गया, तापी, ठीक है। बात करें हम कृष्णा नदी, ये कहाँ से निकलती हैं, तो ये महाबलेश्वर से निकलती हैं, कहाँ से, महाबलेश्वर से निकलती हैं, ध्यान रखना है। कहाँ पे है ये महाबलेश्वर, ये है महाराष्ट्र में, ठीक है। बात करें हम कावेरी के बारे में, तो कावेरी कहाँ से निकलती है, तो ये ध्यान रखना है, ये निकलती हैं ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती हैं। ये कावेरी नदी ब्रह्मगिरी कहाँ पे है, ये है कर्नाटका में, कर्नाटका से निकलती है, ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से निकलती हैं। बात करें हम गोदावरी का, ठीक है, तो गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकलती हैं, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर।
ये कहाँ है? ये भी आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, बात करें हम तापी के बारे में, तो तापी देखेंगे, तापी निकलती है कहाँ? दक्कन पठार की, दक्कन पठार की एक है गविलगढ़ पहाड़ी, क्या नाम है? गढ़ पहाड़ी। ठीक है, यहीं से निकलती है ये नदी, तापी नदी। ठीक है, और ये गविलगढ़ पहाड़ी है कहाँ? तो ये है आपका मध्य प्रदेश में, यानी मोटा मोटी कह सकते हैं तापी नदी जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती हैं और जा करके अरब सागर में गिर जाती हैं। ठीक है, तो ये पूरब की तरफ बहने वाली नदी है, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। बाकी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी देखेंगे कि ये पूरब की तरफ बहने वाली नदी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तापी अलग है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन ए, वे स्थान जो ग्रीनविच, यहाँ पर ग्रीनविच होगा, के पश्चिम में है, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, तथा जो स्थान पूरब में है उनका समय पीछे होगा। बात गलत हो गई। कई बार मैंने बताया है कि ग्रीनविच से अगर हम पूरब में है तो समय मेरा आगे होगा, और ग्रीनविच से अगर पीछे नहीं पश्चिम की दिशा में होंगे। ठीक है, जैसे ये मान लेते मेरा पृथ्वी है, इसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। तो ये वाला देखेंगे कि ये क्या विषुवत रेखा है, जबकि ये हमारा क्या है? देशांतर रेखा है। तो इसे, इसका अगर यदि हम इधर जाते हैं, इस ग्रीनविच से अगर इधर जाते हैं, ठीक है, इस एरिया में, तो समय घटता है, समय घटता है। अगर इधर जाते हैं तो समय बढ़ता है। ठीक है, तो इधर क्या है? इधर तो ये पूरब है और इधर हमारा पश्चिम है। तो पहले ही क्या कथन में क्या लिखा है कि वे स्थान जो ग्रीनविच के पश्चिम में है उनके समय ग्रीनविच से आगे होगा, आगे नहीं होगा, ये तो पीछे होगा, माइनस होता है। तथा जो पूरब में है, जो पूरब में है यानी इधर वाले एरिया में होगा, उनका समय पीछे होगा, है ना, पीछे नहीं आगे होगा। ये कथन उल्टा लिख दिया है, तो ये गलत हो गया। बी ऑप्शन के बारे में बात करें कि कद पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। बात सही है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। याद आपको नहीं रहता है तो ध्यान में बस इतना रखिएगा, सूरज इधर से निकलता है, पूरब से पश्चिम की तरफ जाता है, तो मतलब उसका उल्टा याद रखिएगा कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ए गलत है और बी सही है। ए गलत है और बी सही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दृढ़ कथन है, यहाँ पे दृढ़ होगा, कन्याकुमारी में रात और दिन की अवधियों के बीच का अंतर मुश्किल से महसूस होता है। कन्याकुमारी में रात और दिन की अवधियों के बीच का अंतर मुश्किल से महसूस होता है, परंतु कश्मीर में ऐसा नहीं है। रीजन बता रहा है कि देशांतरी विस्तार रात और दिन की अवधि को प्रभावित करता है। अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएं, अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएं, अब निम्न विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो कथन देखेंगे आप, लिखा है कि कन्याकुमारी में रात और दिन की अवधियों के बीच का अंतर मुश्किल से महसूस होता है। बात सही है, यहाँ पे रात और दिन जो होता है वो बहुत मुश्किल से अंतर होता है, क्योंकि रात दिन का यहाँ पर मुश्किल से 1 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, कन्याकुमारी में देखेंगे रात और दिन की अवधियों में 1 घंटे का अंतर लगभग होता है। ठीक है, लेकिन वही कश्मीर में देखेंगे तो भूमध्य रेखा से लगभग 30 डिग्री पर स्थित है, जिससे यहाँ पर दिन और रात में अधिक अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर ये हमारा यहाँ पर है तो ये देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे ये यहाँ से लेकर के यहाँ पर ये जगह, इस जगह पर क्या है हमारा? जम्मू कश्मीर होगा। तो इस विषुवत रेखा से देखेंगे कि ऊपर में है, तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा आपको जो कि जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा 20 डिग्री के ऊपर स्थित है, जिससे वहाँ पर दिन रात में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि 30 डिग्री के डिस्टेंस पर है। जबकि यहाँ पर देखेंगे कि में कन्याकुमारी में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुश्किल से 1 घंटे के अंदर देखने को मिलता है। तो पहला पॉइंट सही है यहाँ पे। बाकी जो बी लिखा है, आर लिखा है रीजन, कि देशांतरी विस्तार रात और दिन की अवधियों को प्रभावित करता है। देशांतरीय विस्तार रात और दिन की अवधियों को प्रभावित करता है अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएं। कहता है अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएं तो देशांतरी विस्तार रात और दिन की अवधियों को प्रभावित करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएं। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर जाएं
तो दक्षिण से अगर उत्तर की ओर जाएंगे तो ये रात और दिन में कोई फर्क पैदा नहीं करेगा ये, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये लिखा है कि अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएं, दक्षिण से यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरीके से हमारा है तो हम ये इस अक्षांश इस देशांतरी पर कहीं भी जाएं हम, ठीक है, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि देशांतरी विस्तार रात और दिन की अवधियों को प्रेरित करता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये सही है और आर कथन यहाँ पे गलत है। यही अगर यहाँ पे रहता देशांतरीय विस्तार अक्षांशीय विस्तार रहता, ठीक है, तो ये रात दिन का अवधि को प्रभावित करता, तो ये सही हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये सही है और आर गलत है। यहाँ पे दूसरा कथन सही है, जो ऑप्शन नंबर 2 है ये सही है। नेक्स्ट है कथन ए बी सी में दी गई विशेषताएं किससे संबंधित है। इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है, इसके एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं, इनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। क्या उसे कहेंगे हम, पर्वत, पठार, घाटी या चोटी। तो इसे हम लोग कहेंगे पठार कहेंगे। क्या कहेंगे, पठार, ठीक है। ऊपर देखेंगे कि जो भाग ऊपर की जो भाग होता है समान सपाट होता है, पठार का होता है ना, और इसके एक से अधिक किनारे होते हैं, एक से अधिक किनारे हो सकते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं और इनमें खनिजों की प्रचुरता होती है इस पठार में। तो यहाँ पे जो कथन 2 है अति ऑप्शन नंबर 2 है ये सही है। नेक्स्ट है पर्वत तो होगा नहीं, क्योंकि पर्वत क्या होता है, पर्वत जो होता है ये एक नुकीला होता है ऊपर में, है ना, इस तरीके से होता है। पठार आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ये पठार है, ये पर्वत है। तो पर्वत में यहाँ पे देखेंगे कि समतल नहीं होता, सपाट नहीं होता है, जबकि यहाँ पे देखेंगे पठार में समतल, ये यहाँ पे समतल होता है। जैसे उत्तरी छोटानागपुर का पठार है ना, दक्षिण छोटानागपुर का पठार, इसमें देखेंगे कि ऊपर में क्या है, समतल होता है, ठीक है। ऐसे कई किनारे भी होते हैं, तो ये पठार के ये गुण है इसमें। और यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे खनिज की जो मात्रा है वो यहाँ पे देखने को मिलता है प्रचुरता में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। शीतोष्ण पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। भारत के अधिकतर भागों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड व अबनुस शीतोष्ण सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वनों को टैगा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जिसका जो सही आंसर है वो है आपका भारत के अधिकतर भागों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। कल का अगर मेरे लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मैंने बहुत डिटेल से समझाया है कि शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ देखने को मिलेंगे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती देखने को कहाँ मिलेंगे, सदाबहार कहाँ देखने को मिलते हैं, मैंग्रोव वन कहाँ देखने को मिलते हैं। कल का वीडियो मैंने जो डाला है उसमें मैंने अच्छे तरीके से बताया था, है ना। तो याद रखना है आपको कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है भारत में भी देखने को मिलता है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है, मध्य अमेरिका में देखने को मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कथन भूमध्य सागरीय वनस्पति के संदर्भ में सही है। भूमध्य सागरीय वनस्पति के बारे में बताना है आपको, यहाँ पे कौन सा सही है। तो यहाँ पे दिया हुआ है यह केवल यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं। बी में है कि इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर एवं अंगूर जैसे नींबू वंश सिट्रिक के फल पैदा किए जाते हैं। यहाँ वन्य जीव कम है, ठीक है। भूमध्य सागरीय वनस्पति के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो पहला कथन है यहाँ केवल यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये बात गलत है कि सिर्फ यहाँ पर ऐसा नहीं कि यह केवल यूरोप और अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले ही क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर और अंगूर जैसे नींबू वंश सिट्रिक के फल पैदा किए जाते हैं, तो ये सही है। यहाँ वन्य जीव कम है, तो ये भी सही है यहाँ पे। चूँकि देखेंगे कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र के लोगों ने कृषि के विस्तार के लिए प्राकृतिक वनस्पति को उन्मूलन कर दिया है, मैंने ख़त्म कर दिया है, क्योंकि भूमि अपनी प्राकृतिक वनस्पति से रहित है, इसलिए इस क्षेत्र में कोई वन्य जीव नहीं पाया जाता है। तो सी कथन यहाँ पे सही है, तो बी और सी सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस हिसाब से दूसरा यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी मौसमी पवनों का उदाहरण है। मौसमी पवनों का उदाहरण कौन सा है। व्यापारिक पवने, पश्चिमी पवने, पूर्वी पवने या फिर मानसूनी पवने। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा मौसम से संबंधित है, तो मानसूनी पवने हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर 4th नंबर वाला, ठीक है। नेक्स्ट है
ज्वार भाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, ऑप्शन ए में है, जब चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधे में होते हैं तब ऊंचे ज्वार उठते हैं। जब चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधे में होते हैं तब ऊंचे ज्वार उठते हैं। जब चंद्रमा एवं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है तब न्यूनतम ज्वार भाटा होता है। उच्च ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला जो ऑप्शन है कि जब चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तब ऊंचे ज्वार उठते हैं, तो ये बात सही है। जब एक सीध में होते हैं तब ये ऊंचे ज्वार उठते हैं, ये सही है। जब सूर्य एवं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है तो न्यूनतम ज्वार भाटा होता है, ये सही है। उच्च ज्वार को लघु ज्वार कहते नहीं, ये लघु ज्वार नहीं कहते हैं। ठीक है, बृहत ज्वार भाटा कहते हैं इसको। तो यहाँ पे ए और बी सही हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो ए और बी यहाँ पे सही है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, परंपरागत तरीके से घने जंगलों, गर्म व ठंडी रेगिस्तानों में आखेट संग्रहण, स्थानांतरित कृषि व ऋतु प्रवास हेतु लोग बनाते हैं। अस्थायी बस्तियाँ, अस्थायी बस्तियाँ, अर्ध अस्थायी बस्तियाँ, ना अस्थायी बस्तियाँ, ना अस्थायी बस्तियाँ। क्या होगा इससे सही आंसर? ये हो जाएगा अस्थायी बस्तियाँ। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से कारक प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक हैं? ठीक है, ऑप्शन है, कार्य हेतु बेहतर अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य की खराब सुविधाएं, अच्छे शैक्षिक संस्थान की अनुपस्थिति। सही विकल्प को चयन करना है कि कौन सा इसका प्रवास के लिए सही विकल्प होगा। ठीक है, प्रवास के लिए तो पहला जो दिया है कि कार्य हेतु बेहतर अवसर, अगर बेहतर अवसर होगा तो हम प्रवास क्यों करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों जाएंगे, तो ये नहीं हो सकता। बेहतर स्वास्थ्य यदि मिल ही रहा है तो फिर हम प्रवास नहीं करेंगे। हाँ, स्वास्थ्य की खराब सुविधा मिलेगा, तो जब स्वास्थ्य की खराब सुविधाएं होंगी तो निश्चित तौर पर लोग एक जगह से दूसरे स्थान जाना पसंद करेंगे, तो ये सही है। अच्छे शैक्षिक संस्थान की अनुपस्थिति सही अगर ये है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है आपके आसपास में तो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है आप बाहर भागते हैं पढ़ने के लिए, तो ये भी एक प्रवास का कारण बन जाएगा। तो सी और डी सिर्फ यहाँ सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ऑप्शन, सी और डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह जनसंख्या में कार्यशील आयु समूह को दर्शाता है? 15 वर्ष से कम आयु, गलत है। 15 वर्ष से 65 वर्ष की आयु के बीच की आयु का समूह। ठीक है, 30 वर्ष से 60 वर्ष के बीच की आयु के समूह, 30 वर्ष से 75 वर्ष की आयु के समूह। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका सही आंसर होगा 15 से 65 के लिए। ठीक है, 15 से 65 वर्ष के बीच जो आयु का समूह है उसे हम लोग कहते हैं कार्यशील आयु समूह। ठीक है, ध्यान रखेंगे 15 से 65 इसके बीच में जो भी लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि 15 से कम तो लेंगे नहीं ना, क्योंकि फिर वो शोषण वाला काम हो जाएगा वो, क्योंकि उससे कम लोग जो है बाल श्रम के अंतर्गत आ जाएगा। 15 साल से कम नहीं, 14 साल के बच्चे करवा रहे तो क्या है, बाल श्रम ही है ना। तो 65 से ज़्यादा भी कुछ लोग फिर काम नहीं कर पाते लोग। तो 15 से 65 से जो है वो एक्चुअल माना जाता है कि कार्यशील आयु के समूह के लोग माने जाते हैं। नेक्स्ट है, गेहूं की फसल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। गेहूं की फसल के संदर्भ में इसे सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है ना, तो क्या लगता है सही है? नहीं, गलत है, सुनहरा रेशा नहीं होगा। इसे वर्धन काल में मध्यम तापमान व वर्षा की आवश्यकता होती है, सही है। जबकि सी में लिखा है कि इसका विकास काली मृदा में अच्छा होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है ना, ध्यान रखेंगे दोमट मिट्टी के लिए होता ही, अगर दोमट मिट्टी है तो बेहतर होता है गेहूं की फसल के लिए दोमट मिट्टी। बाकी सुनहरा रेशा तो जानते ही हैं, ये जूट के लिए है। ठीक है, जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं, तो ये गेहूं तो होगा नहीं, तो ये गलत हो गया, सी भी यहाँ पे गलत है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है, यानी कि शीत ऋतु मतलब बोले तो रवि रवि फसल है ना, तो ये भी सही है यहाँ पे। तो 2 कथन सही हो गया यहाँ पे, ए और डी, सॉरी ए और डी नहीं, बी और डी ना, बी और डी।
फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक विविधता के प्रति आदर रखते हुए इनमें से कौन सा कथन उचित है। सांस्कृतिक विविधता के प्रति आदर रखते हुए बताना है कि कौन सा कथन उचित होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही होगा ये होगा 2 ऑप्शन। ठीक है, मणिपुर में महिलाएं फनेक पहनती हैं, ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राज्य विधानमंडल किस पर निर्णय नहीं ले सकता। बताना है कि निम्नलिखित में से राज्य विधानमंडल किस पर निर्णय नहीं ले सकता है। ऑप्शन है, औरतों की सुरक्षा के लिए अधिक पुलिसकर्मी लगाने के लिए, भारतीय सेना में सैनिकों की भर्ती, राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती, विधानसभा में किसानों की भलाई के लिए विधेयक प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, तो बताइए ये भारतीय सेना में सैनिकों की भर्ती के लिए तो सेंट्रल का काम है ना। राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालय में अध्यापकों की भर्ती कर सकती है, विधानसभा में किसानों के भलाई के लिए विधेयक प्रस्तुत कर सकती है, औरतों की सुरक्षा के लिए अधिक पुलिसकर्मी लगा सकती है। जबकि भारतीय सेना में सैनिकों की भर्ती के लिए ये राज्य विधानमंडल का काम नहीं है, राज्य सरकार का काम नहीं है, ये काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे कथन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आज का अंतिम प्रश्न है, दिहाड़ी मजदूर एक प्रकार का है, क्या है। स्थायी रोजगार, नियमित रोजगार, संविदात्मक रोजगार, अनियमित रोजगार। क्या होगा इसका सही आंसर। तो हम सभी जानते हैं कि ये क्या है, अस्थायी रोजगार है, अनियमित रोजगार है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये दिहाड़ी मजदूर होते हैं, ये एक चौक चौराहे पे जा कर के वेट करते हैं, इसको कोई आता है मालिक मजदूर कोई व्यक्ति आता है, इसे ले जाता है कि चलिए मेरे यहाँ काम है कर लो, नहीं आया तो नहीं आया, आया तो आया। तो ऐसे होते हैं दिहाड़ी मजदूर। एक चौक चौराहे पे जुमा जो इन लोग का भीड़ जमावड़ा लगा रहता है। ठीक है, बाहर से कहीं जो लोग मुझे मालूम है ज़रूरत पड़ा किसी एक किसान मजदूर का कि हमें घर में काम करवाना है, तो इसे हम जा कर के ले जाएंगे, हायर कर लेंगे और अपने यहाँ लेकर काम करवाएंगे। अगर नहीं कोई पहुँचा तो इन लोग दिन भर बेरोजगार ही रह जाते हैं। तो ये अनियमित रोजगार है, इन लोग को रोजगार नहीं मिलता है सही से। तो ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस पूछे गए थे इस एग्ज़ाम में। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।